नमस्कार साथियों आज का वीडियो आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम जुलाई 2025। जी हाँ, जुलाई 2025 में आपका जो आरआरबी ग्रुप डी का एग्जाम प्रस्तावित है उसके सिलेबस को ध्यान में रखते हुए आज का वीडियो जीके जीएस और करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आधारित है। जी हाँ दोस्तों, आज के वीडियो में आप जीके जीएस में के प्रीवियस ईयर्स में आए हुए प्रश्नों को देख पाएंगे और आशा करता हूँ कि आज के वीडियो से आपकी जानकारी में बढ़ोतरी होगी, आपका नॉलेज बढ़ेगा, आपको ज्ञान मिलेगा। चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए, ज़्यादा बात न करते हुए प्रश्नों का सिलसिला शुरू करते हैं और बात करते हैं पहले करंट अफेयर्स की। जी हाँ, विमान या एयर इंडिया या जो भी कह लीजिए जो घटना घटी है, दुखद जो घटना घटी है, ये चर्चा में बना हुआ है। ठीक है, तो उसी पर आधारित आपका जो है ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है कि वर्तमान में नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के निदेशक कौन है। डीजीसीए के, इसको क्या कहते हैं, डीजीसीए। डीजीसीए के वर्तमान में निदेशक कौन है, डायरेक्टर कौन है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, फैज अहमद किदवई। आईएएस फैज अहमद किदवई जो है नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के निदेशक हैं। ठीक है, अच्छा डीजीसीए का काम क्या होता है। डीजीसीए का काम होता है कि जो भी विमानन दुर्घटनाएं होती हैं, विमान की जो भी दुर्घटनाएं होती हैं या दुर्घटनाओं से संबंधित जो भी कारण होते हैं उनकी जांच करना, उनका निवारण करना। ठीक है, ये जो है ये नागर विमानन महानिदेशालय जो है ये भारत सरकार की नागर विमानन मंत्रालय के अधीनस्थ नागर विमानन की एक नियामक संस्था है। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछ लिया जाए कि नागर विमानन महानिदेशालय किसके अधीन काम करता है, तो भारत सरकार की नागर विमानन मंत्रालय के अधीनस्थ क्या है, ये नागर विमानन की एक नियामक संस्था है। ठीक है, काम क्या है इसका, यह निदेशालय विमानन दुर्घटनाओं तथा अन्य संबंधित घटनाओं के बारे में जांच करता है और उसका निवारण करता है। अगला प्रश्न है कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध से संबंधित क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। ठीक है, पलट पलट के अदल बदल के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो इस टॉपिक को आपको तैयार रखना है। तो महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी, सारनाथ में। जी हाँ, सारनाथ में उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। ठीक है, सारनाथ आप जानते ही हैं कहाँ है, बनारस में है। यहाँ एक स्तूप है, इसको क्या कहते हैं, धमेक स्तूप। ठीक है, स्तूप क्या होता है, स्तूप वो जगह होती हैं जिसमें महात्मा बुद्ध के शरीर के अवशेष रखे गए हैं। ठीक है, मृत्यु के बाद महात्मा बुद्ध के शरीर के अवशेषों को 8 भागों में विभाजित करके 8 स्तूपों का निर्माण किया गया था। ठीक है, महात्मा बुद्ध है जिन्हें सिद्धार्थ गौतम के नाम से भी जाना जाता है, बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं। उनका जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी जो कि वर्तमान नेपाल में है में हुआ था और 483 ईसा पूर्व कुशीनगर में उनका महापरिनिर्वाण हुआ था। कुशीनगर जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। 29 वर्ष की आयु में उन्होंने सांसारिक जीवन त्याग दिया और ज्ञान की तलाश में निकल पड़े। 35 वर्ष की आयु में बोध गया में उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ और वे बुद्ध कहलाए। निरंजनी नदी बोध गया, मतलब गया में ही एक नदी है जिसको क्या बोलते हैं, निरंजनी नदी। ठीक है, अगर संक्षेप में और डिटेल में अगर बात की जाए तो आपको ऊपर बता ही चुके हैं, मतलब 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में जो कि वर्तमान नेपाल में है वहां पे जन्म हुआ। ठीक है, महात्मा बुद्ध के पिता का नाम राजा सुदोधन था जो कि शाक्य गणराज से संबंधित थे। अक्सर पूछा जाता है कि महात्मा बुद्ध का संबंध किस वंश से था, तो शाक्य वंश। माता का नाम रानी माया देवी। बचपन का नाम सिद्धार्थ गौतम। गृह त्याग कब किया उन्होंने, 29 वर्ष की आयु में। क्यों किया, ज्ञान की तलाश में। ज्ञान प्राप्ति कब हुई, 35 वर्ष की आयु में। कहाँ हुआ, बोध गया बिहार में। महापरिनिर्वाण कब प्राप्त हुआ, 483 ईसा पूर्व कुशीनगर में। ठीक है, जिसको कुशीनारा भी कहा जाता है। ठीक है, शिक्षाएं कौन कौन सी हैं, 4 आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग, मध्यम मार्ग, त्रिरत्न। कौन कौन त्रिरत्न है, ज्ञान, शील और समाधि। महात्मा बुद्ध को बौद्ध धर्म का संस्थापक माना जाता है। ठीक है मेरे भाई, चलिए इतनी सारी बातें हो गई। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 का आयोजन कहाँ होगा। करंट अफेयर क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अभी ये होने वाला है, जिसका जो ऑप्शन नंबर जो सी है, जी हाँ, जयपुर राजस्थान। जयपुर राजस्थान, तो राजस्थान इसका राइट आंसर है। ठीक है, खेल मंत्री कौन है वर्तमान में, डॉक्टर मनसुख मांडविया।
उन्होंने 25 जून को नवंबर में होने वाले खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 का ऐलान किया है। ये गेम्स राजस्थान के जयपुर में खेला जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है कि थार मरुस्थल भारत और किस पड़ोसी देश के बीच विस्तारित है। मतलब थार मरुस्थल भारत और किस पड़ोसी देश के विस्तारित है, तो भारत और पाकिस्तान। ऑप्शन नंबर जो ए है इसका राइट आंसर है। बात इतने से पूरी नहीं होती है, आइए इसके बारे में आपको डिटेल में बता देते हैं। ठीक है। यह भारत और पाकिस्तान में 200,000 वर्ग किलोमीटर या 77,000 वर्ग मील में विस्तारित है। यह विश्व का 17वां सबसे बड़ा मरुस्थल है और 9वां सबसे बड़ा गर्म उपोष्णकटिबंधीय मरुस्थल है। इसका जो 85% भाग है वो भारत में है और 15% भाग पाकिस्तान में है। अगला प्रश्न है कि नर्मदा नदी के दक्षिण में कौन सा पठार स्थित है, तो ऑप्शन नंबर जो बी है इसका राइट आंसर है दक्कन का पठार। दक्कन का जो पठार है ये नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। ठीक है। यह एक त्रिभुजाकार भूभाग है जो भारत के सबसे बड़े पठारों में से एक है। अगला प्रश्न है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक राज्य वित्त से संबंधित रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करते हैं। जब राज्य वित्त की बात आएगी तो जी हाँ, ऑप्शन नंबर ये राज्यपाल इसका राइट आंसर होगा। वहीं अगर देश की बात आएगी, संघ की बात आएगी तो राष्ट्रपति इसका आंसर होगा। ठीक है। राज्य का जो वित्त होता है उसका जो लेखा परीक्षा होता है किसको प्रस्तुत करता है, सीएजी राज्यपाल को देता है। देश की जब बात आएगी तो राष्ट्रपति को देता है। ठीक है। फिर राष्ट्रपति इसको संसद में प्रस्तुत करता है। देखिए, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जिसको शॉर्ट फॉर्म में सीएजी कहा जाता है। सीएजी का मतलब क्या होता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। फुल फॉर्म भी आपको जानना चाहिए। तो राज्य वित्त से संबंधित जो रिपोर्टें होती हैं राज्यपाल को प्रस्तुत करता है। राज्यपाल इन रिपोर्टों को राज्य विधानमंडल के समक्ष रखवाते हैं। ठीक है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी का जो प्रावधान है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 से 151 में दिया गया है। अनुच्छेद 148 सीएजी की नियुक्ति, शपथ और सेवा की शर्तों से संबंधित है। अनुच्छेद 149 सीएजी के कर्तव्य और शक्तियों से संबंधित है। अनुच्छेद 150 सीएजी की सलाह पर संघ और राज्यों के खातों के प्रारूप को निर्धारित करता है। अनुच्छेद 151 सीएजी द्वारा तैयार की गई ऑडिट रिपोर्टों को केंद्र और राज्य सरकारों को प्रस्तुत करने से संबंधित है। ठीक है मेरे भाई। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है 23 अगस्त को। 23 अगस्त को क्यों मनाते हैं, आइए इसके बारे में भी आपको बता देते हैं। 23 अगस्त को ही हमारा जो चंद्रयान है, चंद्रयान 3, 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 चंद्रमा के कहाँ, ध्रुव पर, पोल पर, दक्षिणी ध्रुव पर लैंड किया था। ठीक है। तो उसी दिन को जो है राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाता है। पहला जो राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया गया था वो 23 अगस्त 2024 को मनाया गया था। ठीक है। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना के अनुसार भारत का साक्षरता दर कितना है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। साक्षरता दर के ऊपर क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इसका राइट आंसर है 18.33%। जी हाँ, 18.33%। आज़ादी के समय साक्षरता दर जो थी देश की बहुत ही कम थी। ठीक है। स्वतंत्रता के समय भारत में शिक्षा का जो स्तर था वो 7 वर्ष और उससे अधिक आयु की आबादी के लिए मापा गया था। इन आंकड़ों के अनुसार पुरुष साक्षरता दर 24.9% था, महिला साक्षरता दर 13.9% था और अगर दोनों मिला के बात करें तो 18.33% था पूरे देश का। ठीक है। अगला प्रश्न है कि कौन सा बिल राष्ट्रपति की मंजूरी के बिना संसद में पास नहीं हो सकता है। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए मनी बिल। जी हाँ, मनी बिल जो होता है, धन विधेयक इसको कहा जाता है, और संविधान संशोधन विधेयक, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, ये दोनों जो है बगैर राष्ट्रपति की मंजूरी के संसद में पास नहीं हो सकते हैं। ऑर्डनरी बिल जो होते हैं, साधारण जो विधेयक होते हैं, वो राष्ट्रपति की मंजूरी के बिना भी पेश किया जा सकता है, लेकिन उसे भी संसद के दोनों सदनों में पारित होना होता है। अनुच्छेद 110 बताता है, परिभाषित करता है धन विधेयक को, कहता है कि राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बिना इसे लोकसभा में पेश नहीं किया जा सकता। अगला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या सबसे कम है।
इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, लक्षद्वीप। जी हाँ, लक्षद्वीप जिसको लाख द्वीपों का समूह कहा जाता है, लेकिन वर्तमान में 36 द्वीप है टोटल यहाँ पे। ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या सबसे कम थी। लक्षद्वीप 36 द्वीपों का एक द्वीप समूह है जिसकी जनसंख्या 64,473 थी। 2011 की जनगणना से हमें यह भी पता चलता है कि केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे अधिक साक्षरता दर लक्षद्वीप की ही थी जो 92.28% थी। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्रीय प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। ठीक है, सबसे ज्यादा दिल्ली है। अगला प्रश्न है कि किस सूची के अनुसार केंद्र को कानून बनाने का विशेषाधिकार प्राप्त है। ठीक है, तो संघ सूची, राज्य सूची या समवर्ती सूची। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, संघ सूची। ठीक है, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो संघ सूची में शामिल विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्र सरकार को है। संघ सूची में क्या क्या है? रक्षा है, विदेश मामले है, बैंकिंग है, मुद्रा है आदि जैसे राष्ट्रीय महत्व विषय शामिल है, इसलिए इस पर कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्र सरकार के पास है। अगला प्रश्न है कि विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम क्या है। जी हाँ, विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम है रेटिनॉल। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। वैज्ञानिक नाम के ऊपर क्वेश्चन जरूर से आएगा, जरूर से पूछा जाएगा। विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम क्या है? रेटिनॉल। यह वर्षा में घुलनशील विटामिन है जो आंखों के स्वास्थ्य, प्रतिरक्षा प्रणाली और कोशिकाओं के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी, जिसको नाइट ब्लाइंडनेस भी कहा जाता है, सूखी आंखें और संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में कुल कितने सदस्य होते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर जो डी है इसका राइट आंसर है, टोटल 12 सदस्य होते हैं। ठीक है, कौन होते हैं 12 सदस्य? आइए उसके बारे में आपको बता देते हैं। पहले ये जान लीजिए कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है, जिसको एनएचआरसी बोलते हैं, यह एक बहुसदस्यीय निकाय है। इसके जो पहले अध्यक्ष थे वो न्यायमूर्ति रघुनाथ मिश्रा थे। वर्तमान में 2024 में न्यायमूर्ति बी रामा सुब्रमण्यम इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। आयोग में जो है एक अध्यक्ष, 5 पूर्णकालिक सदस्य और 7 मानद सदस्य होते हैं। इसका कुल मिला कितने हो गए? 12, 7, 5, 12 अध्यक्ष छोड़ करके। अध्यक्ष कौन बनता है एनएचआरसी का? भारत का पूर्व मुख्य न्यायाधीश हो या सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश इसका अध्यक्ष बन सकता है। अगला प्रश्न है कि पटकाई पहाड़ियां भारत के किस हिस्से में पाई जाती हैं? पटकाई पहाड़ियां जो है पूर्वी भारत में पाई जाती है, भारत के पूर्वी हिस्से में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर जो सी है इसका राइट आंसर है। ठीक है, ये पहाड़ियां पूर्वांचल पर्वतमाला का हिस्सा। अगर आपसे कोई पूछ लिया जाए पटकाई पहाड़ियां जो है किस पर्वतमाला का हिस्सा है, तो पूर्वांचल पर्वतमाला का हिस्सा है जो कि भारत के पूर्वी भाग में स्थित है। पटकाई पहाड़ियां अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मणिपुर राज्यों में फैली हुई हैं। ये पहाड़ियां भारत और म्यांमार की सीमा पर स्थित हैं। पटकाई के अंतर्गत 3 पर्वत श्रृंखलाएं आती हैं, पटकाई बम, गारो खासी जयंतिया पहाड़ियां और लुसाई पहाड़ियां। बहुत ही महत्वपूर्ण चीज बता रहा हूँ आपको, ये बार बार पूछा जाता है कि पटकाई पहाड़ियों में कितनी श्रृंखलाएं आती हैं। अगला प्रश्न है करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन है, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025 में भारत किस स्थान पर रहा? इंडेक्स के ऊपर क्वेश्चन निश्चित तौर पर बनता है मेरे भाई। ठीक है, तो चाहे जैसा भी इंडेक्स हो उसको आपको तैयार रखना है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। जी हाँ, 10वें नंबर पर है, टॉप 10 में भारत का नाम है। ठीक है, क्या होता है ये, आइए इसके बारे में बता देते हैं। यह सूचकांक जिसे जर्मन वाच CAN इंटरनेशनल और क्लाइमेट इंस्टीट्यूट द्वारा प्रकाशित किया जाता है, 63 देशों और यूरोपीय संघ के जलवायु संबंध प्रदर्शन का मूल्यांकन और तुलना करता है। 2025 के सूचकांक में भारत को 10वां स्थान मिला है जो कि शीर्ष 10 में शामिल है। अगला प्रश्न है कि खो खो विश्व कप 2025 के पहले संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया था? क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ, नई दिल्ली, भारत, इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम, नई दिल्ली, भारत में इसका आयोजन किया गया। कब किया गया था? 13 से 19 जनवरी 2025 तक। ठीक है, 2025 मतलब लास्ट 6 मंथ के जो करंट अफेयर्स हैं ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे, इसको आपको तैयार करना है। खो खो विश्व कप 2025 का ऐतिहासिक खिताब भारतीय पुरुष खो खो टीम ने फाइनल में नेपाल को 54-36 से हराया, जबकि महिला टीम ने उसी टीम के खिलाफ 78-40 से जीत हासिल की। तरह से पुरुष और महिला दोनों टीमों ने खो खो वर्ल्ड कप 2025 का खिताब अपने नाम किया। यही नहीं, जो पहला कबड्डी विश्व कप हुआ था उसका भी
भारत ने नेपाल को हराकर दोनों ही महिला पुरुष दोनों खिताब जीता। ठीक है मेरे भाई। अगला प्रश्न है कि वर्ली पेंटिंग का संबंध किस राज्य से है? जी हाँ, वर्ली पेंटिंग का संबंध है ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र से है। ठीक है, महाराष्ट्र में सह्याद्री क्षेत्र के जो वारली आदिवासी हैं उनके द्वारा जो है ये वर्ली पेंटिंग या वारली पेंटिंग बनाई जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारत में आर्थिक उदारीकरण के समय वित्त मंत्री कौन था? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एलपीजी मॉडल, यहाँ से क्वेश्चन निश्चित तौर पे बनेगा मेरे भाई। डॉक्टर मनमोहन सिंह इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, डॉक्टर मनमोहन सिंह। प्रधानमंत्री कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव। ठीक है, 1991 में जब भारत ने आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत की तो डॉक्टर मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे और प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे। ठीक है, उस समय आईएमएफ मतलब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत को लोन दिया था जिससे आर्थिक स्थिति सुधारा जा सके। ठीक है, अगला प्रश्न है कि महाबलीपुरम मंदिरों का निर्माण किस राजवंश ने करवाया था? का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, पल्लव राजवंश। ठीक है, पल्लव राजवंश ने जो है इन मंदिरों का निर्माण, जिसको मामल्लपुरम भी कहा जाता है, पल्लव वंश से 6वीं से 9वीं शताब्दी ईस्वी तक इस क्षेत्र पर शासन किया था। इस दौरान जो है महाबलीपुरम में कई स्मारकों का निर्माण किया जिसमें प्रसिद्ध रथ मंदिर है, सौर मंदिर है। ठीक है, तो पल्लव वंश से आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है कि विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? करंट अफेयर से क्वेश्चन मैंने शुरू किया था, करंट अफेयर से क्वेश्चन खत्म कर रहे हैं। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, करंट अफेयर थोड़ा सा आपको तैयार रखना है। ठीक है, क्योंकि ये ऐसी चीज है जो कि समझ से परे होती है, कहाँ से पूछ लेगा कुछ कहा नहीं सकता। लेकिन लास्ट 6 मंथ जो है ना आपके एग्जाम से, लास्ट 6 मंथ की जो चीजें घटनाएं घटी हैं उस पर आपको विशेष ध्यान देना है। तो विश्व सतत शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन नई दिल्ली भारत में किया गया। यह सम्मेलन 5 से 7 मार्च 2025 तक आयोजित किया गया था। ऊर्जा एवं संसाधन संस्थान द्वारा आयोजित विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन मतलब WSDS का 24वां संस्करण था। अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा संस्करण था तो ये 24वां संस्करण था। ठीक है, और केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 के उद्घाटन को संबोधित किया था। आइए इसे मिलता जुलता एक करंट अफेयर आपको बता देते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये, कि संयुक्त राष्ट्र के सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क की 10वीं सतत विकास रिपोर्ट SDR 2025 के अनुसार भारत का रैंक कितना है? तो 99वां, 99। ठीक है, यह पहली बार है जब भारत ने 167 देशों में से शीर्ष 100 में स्थान बनाया है और इसका स्कोर 67 रहा है। ठीक है मेरे भाई, चलिए इन्हीं प्रश्नों के साथ आज के वीडियो का एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, आपके नॉलेज में थोड़ी बहुत बढ़ोतरी हुई हो, प्लीज जाते जाते एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा। और अभी तक आपने चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके मेरे भाई बेल आइकन को जरूर से ऑन कर लीजिएगा। बेल आइकन को अगर आप प्रेस कर लेंगे, घंटी के बटन को अगर आप दबा देंगे तो आपको नोटिफिकेशन जरूर से मिलेगा। ठीक है, अगले वीडियो का। ठीक, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही कंटेंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।